चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, 2 या 3 एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, 2 और 3 क्वेश्चंस। चैप्टर थ्योरी वाला है, बाहर से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जितना एनसीईआरटी में है काफ़ी है। इस चैप्टर में पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर याद रखना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएंगे। डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन बढ़ना कम होना, है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। प्लस क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरह का इकोसिस्टम। पहले बताओ व्हाट इज इकोलॉजी? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। देन व्हाट इज इकोसिस्टम? ये वर्ड सुना है स्कूल के वक्त, इकोसिस्टम सुना है, क्या होता है? बेटा व्हाट इज इकोसिस्टम? इसका सिंपल मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग और वहाँ का एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम। राजस्थान के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर। विदर्भ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर। केरल के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वो है इकोसिस्टम। मतलब एक एरिया वहाँ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर। एक एरिया वहाँ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर। लोग मतलब लिविंग, लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं? बायोटिक। हवा पानी कौन है? ए बायोटिक। तो इकोसिस्टम में 2 जन आते हैं। इन इकोसिस्टम कितने जन आते हैं? 2, एक बायोटिक और एक, समझ में आया? इनका जो इंटरेक्शन है वो, जम्मू कश्मीर के लोग उनके एनवायरनमेंट के साथ अच्छा सा इंटरेक्शन कर सकते हैं। वहाँ के लोग अगर मंथ ऑफ मई में इधर आएंगे तो पागल हो जाएंगे। व्हाट इज पागल हो जाएंगे? वहाँ के लोग अगर यहाँ मंथ ऑफ मई में, या यूरोप के लोग अगर यहाँ पे आएंगे मंथ ऑफ मई में, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं। तुम अगर यूरोप में जाएंगे, तुम अगर रशिया में जाएंगे, -10 डिग्री टेम्परेचर है, -10 डिग्री, क्या तुम एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं होता इतने जल्दी, नहीं होता इतने जल्दी, क्योंकि तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं है ना। हमारा चाहिए इंटरेक्शन उस एटमॉस्फेयर के साथ। इंटरेक्शन जरूरी है बेटा। जब कोई क्रिकेट की टीम किसी एरिया देश में जाती है, कंट्री में खेलने के लिए, तो 1 महीना पहले जाती है वहां से। पता है ना क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उस एटमॉस्फेयर से पहले वो मैच कर सके, खुद को एडप्ट कर सके, इसलिए होता है वो। ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं स्लाइड समझाऊंगा इसको। पढ़ लो क्या है इकोलॉजी। क्या इकोलॉजी है? ये स्टडी है एक इंटरेक्शन का। किसके बीच में इंटरेक्शन है? ये ऑर्गेनिज्म और अमंग द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमंग द ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर का इंटरेक्शन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इट इज इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। और दूसरा है ऑर्गेनिज्म और कौन? एनवायरनमेंट। ओके, समझा ना आपको क्या बोला मैंने? कि किसके बीच का इंटरेक्शन है? हमारे बीच का इंटरेक्शन है, प्लस हम और एनवायरनमेंट। दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 लेवल आते हैं, पहले सुन लो, बाद में घर जाके पढ़ लेना। तुम समझेगा नहीं कहाँ से टिक करे, मतलब ये टिक क्या कर रहे हो तुम। तो देख लो इधर कितने आते हैं लेवल्स। 4 लेवल आती है इकोलॉजी की। सर फर्स्ट लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म। इंसान कौन है? ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म।
दूसरा है पॉपुलेशन, जैसे कि ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन। ह्यूमन अगर इकट्ठा हो जाए, ह्यूमन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या बनेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की तरह सम करेंगे तुम, सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। व्हाट इज कम्युनिटी? ऑल पॉपुलेशंस, ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, रैट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, बैक्टीरिया पॉपुलेशन, सब एक जगह पे आ गए, क्या बनेगा? इट इज द सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन। और कम्युनिटी जब आती है, हर तरह कम्युनिटी, तब वहां पे क्या बनता है? बायोम्स। ये चार चीज है, टिक कर लो। टिक कर मतलब देख लो क्या क्या है। पहला कौन? सिंपल। दूसरा, उससे क्या बनेगा? पॉपुलेशन से क्या बनेगा? उससे क्या बनेगा? बायोम्स बनेगा। बायोम्स, अलग अलग तरह के बायोम है। समंदर खुद एक बायोम है, हिमालय खुद एक बायोम है। तुमने ज्योग्राफी में एक नाम सुना होगा, टुंड्रा। नाम सुना है टुंड्रा? कौन है टुंड्रा? कौन है? कौन है टुंड्रा? अल्पाइन टुंड्रा नाम है उसका, अल्पाइन टुंड्रा। टुंड्रा मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है और बर्फीला क्षेत्र रहता है बहुत सारा, और वो मोस्टली पहाड़ी इलाके में रहता है, दैट इज टुंड्रा। दूसरा है ग्रासलैंड, अफ्रीका। कौन सा? ग्रासलैंड। एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नाम सुना है? कौन सा? हमारा यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नाम सुने हैं कहीं है? हाँ, चिरापुंजी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर अपना जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सा इंडिया? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इधर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पता है, कोकन वाला एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये। अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, जंगल ज़्यादा है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डेजर्ट एक बायोम है। कौन है डेजर्ट? हाँ, मतलब एक बर्फ का एरिया जहाँ से बर्फ ही बर्फ है, जैसे अंटार्कटिका एक बायोम। डेजर्ट, सहारा, राजस्थान, राजस्थान सहारा, पता नहीं इसमें क्या है, डेजर्ट वो एक बायोम है। मैं ये चैप्टर स्लाइड से इसलिए भी सिखाता हूँ ताकि इसमें ऑर्गेनिज्म पता चले कौन क्या है ना, किधर है। तो एक है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, एक बार पढ़ लो आप, और क्या समझा बताओ मुझे। क्या समझा? हाँ, रहते हैं, और वो वहाँ पे एडप्ट होते हैं। क्या होते हैं? एडाप्टेशन जरूरी है और सर्वाइवल। हाँ या ना? कैमल ने खुद को एडप्ट किया ताकि वो जिंदा रहे डेजर्ट में। ये कौन है? क्या खासियत है इसकी? इसके कान छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं कि हाथी इतने हैं? हाँ, क्यों? इसके ईयर छोटे क्यों है? ताकि हीट लॉस ना हो सके। क्या ना हो सके? हीट लॉस ना हो सके। एलिफेंट के कान बड़े क्यों है? एलिफेंट के जो ईयर है बड़े क्यों है? ताकि हीट लॉस हो सके। फर्क है दोनों में। एलिफेंट हैज अ बिग ईयर, व्हाई? टू लॉस द हीट। इट हैज स्मॉल ईयर, व्हाई? टू रिड्यूस द हीट लॉस, ताकि हीट लॉस ना हो सके, क्योंकि इसके अंदर हीट चाहिए, क्योंकि विंटर है ना बेटा, विंटर मतलब ठंड है, इसके अंदर हीट चाहिए। फर्क है। कैक्टस अलग ही प्लांट है, अलग एडेप्टेशन है। हाँ, क्या है? हाँ, वो तो सिलेबस है ही नहीं।
नए सिलेबस में है, ये नहीं दिया होगा। नहीं है बोल, नए सिलेबस में पॉपुलेशन ही है। हाँ, पुराने किताब में है वो। लेकिन ये टॉपिक जो है ना पढ़ा रहा था वो स्टेट बोर्ड में है आपके। कहाँ है वो? स्टेट बोर्ड में है वो। हाँ, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं। पॉपुलेशन का टॉपिक आपके स्टेट बोर्ड में है, सॉरी इसके पहले जो पढ़ रहा था मैं स्टेट बोर्ड में है वो। पहले एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे, बाद में स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात करेंगे। ये पॉपुलेशन है सब। एक बार ये पढ़ लो, व्हाट इज पॉपुलेशन। ये पढ़ लो बेटा, व्हाट इज पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में सेम स्पीसीज का होना, सेम स्पीसीज का प्रजाति का होना एक पर्टिकुलर एरिया में, हाँ, उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन। और वो जो स्पीसीज है वो अपने खाने को शेयर कर रही है और कभी कभी झगड़ा भी कर रही है। फूड को शेयर भी करता है और झगड़ा भी करता है, कॉम्पिट। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। और उनमें एक क्षमता होती है रिप्रोडक्शन करने का। ओके। हाँ, तो सेम स्पेसिस एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ का वो खाना शेयर करती है, जगह शेयर करते हैं, कभी कभी झगड़ते भी है, कंपटीशन भी होता है। हाँ, तो इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। एग्जाम्पल सुनो। ये कुछ आपको वाइट कलर के बर्ड दिख रहे हैं, ये है कॉर्मोरेट्स। ये वेटलैंड में है फिलहाल, गीली ज़मीन है ये, वेटलैंड बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारे पंछी दिख रही है। उसके बाद में रैट्स इन एबेंडनेड ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग मतलब जगह, और एबेंडन का मतलब है जहाँ पे कूड़ा कचरा वाली जगह है, जहाँ गार्बेज ज़्यादा है, वो वाली जगह जहाँ पे रैट ज़्यादा मिलेंगे तुझे। ये तुम प्लेटफॉर्म देख लो, रेल के प्लेटफॉर्म, रेल के प्लेटफॉर्म वहाँ जो रहती है ना, हाँ, रेल ट्रैक्स, वहाँ पे देखना चूहे ज़्यादा मिलेंगे तुझे। जहाँ पे कबाड़ खाना है, जहाँ पे कोई अनाज पड़ा हुआ है, वहाँ मिलेंगे चूहे। ऐसा होता है। उसके बाद में टीक वुड ट्रीज इन द फॉरेस्ट, मतलब पूरे जंगल में टीक वुड ज़्यादा है। वेन यू गो टूवर्ड्स द चिखलदरा, तो वहाँ पे एक प्रजाति के प्लांट बहुत ज़्यादा मिलेंगे तुझे, एक ही प्रजाति के बहुत ज़्यादा। दैट इज पॉपुलेशन। एक ही प्रजाति के प्लांट है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया से ग्रो हो रहा है एक स्पेसिस। और लास्ट है लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। तो सर ये है क्या? ये बेटा पॉपुलेशन है, मैं एक प्रजाति की बात कर रहा हूँ, सिंगल प्रजाति की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं तूने शक्कर डाल दी है, वहां पे सब चीटियाँ आ जाएगी, एक ही प्रजाति आती है, चिटिया ही चिटिया है।
है ना। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल स्पेसिस। जो ग्रुप में होता है वो पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? एक इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का, एज लिंक द इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये टिक कर किताब में से। पॉपुलेशन इकोलॉजी में तू पढ़ाई करेगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स की और इवोल्यूशन की। पॉपुलेशन के जेनेटिक्स की और इवोल्यूशन की, मतलब पॉपुलेशन का असर क्या जेनेटिक्स पे होता है, क्या डीएनए पे होता है, क्या उसका असर इवोल्यूशन पे होता है। पॉपुलेशन का असर क्या डीएनए पे होता है, क्या इवोल्यूशन पे होता है। तूने एक नाम सुना है क्या, डार्विन फिंचेस? वो इवोल्यूशन का पढ़ाया था मैंने। जब बहुत कंपटीशन बढ़ गई थी तो उसमें से कुछ पंछियों ने अपना नेचर चेंज किया था। दैट इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। और चेंज कहाँ हुआ था? डीएनए में। तो पॉपुलेशन से जेनेटिक्स इवोल्यूशन पे असर होता है बेटा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसमें देख कौन कौन आता है। एक आता है बर्थ रेट, बर्थ रेट। दूसरा होगा डेथ रेट। तीसरा होगा सेक्स रेशियो, मेल फीमेल कितने हैं, यानी सेक्स रेशियो। एज पिरामिड, एज पिरामिड मैं बताऊंगा सबके बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी, सुन ले एक बार, ये पॉइंट याद कर लो। इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं? कौन? जैसे कि बर्थ रेट, 23 में 2023 में कितने लोगों ने जन्म लिया है, दैट इज बर्थ रेट। 24 में कितने लोगों ने जन्म लिया है, दैट इज बर्थ रेट। 22 में कितने लोग थे, दैट इज बर्थ रेट। मतलब उस सिटी में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, दैट इज बर्थ रेट उस ईयर। डेथ रेट, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, 23 में, 22 में, 21 में, 24 में। मेल फीमेल कितने हैं उस शहर में, उस स्टेट में, उस कंट्री में। पंजाब का सेक्स रेशो कम था, मेल बहुत थे, फीमेल कम थी। राजस्थान का सेक्स रेशो कम था, मतलब इम्बैलेंस था। कम था मतलब इम्बैलेंस था, फीमेल कम थी, मेल ज़्यादा थे राजस्थान में। दैट इज सेक्स रेशो। जैसे अपना क्लास का एग्जाम्पल ले लो, फीमेल ज़्यादा है, यहाँ मेल कम है। ऐसा रेशो होता है हर कंट्री का, हर स्टेट का, हर जिले का, हर तालुका का। ये निकालते हैं डॉक्टर के पीछे। जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके पीछे और एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कितने बच्चों ने जन्म लिया है। उसके बाद में जो स्पेशली मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो हॉस्पिटल में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है उनको। कितने की मृत्यु हो गई है, कितने बच गए हैं। हाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल बोलो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलो, इसका रिकॉर्ड होता है एक। ऐसे हुआ था राजस्थान में, देखा गया था कि फीमेल इतनी क्यों हो रही है, इतने कम फीमेल क्यों है, रीज़न क्या है। तब पता चला कि वहाँ पे हो रहा है फीमेल फोर्टिसाइड। क्या हो रहा है? डू यू नो व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड? पता चला रीज़न ऐसा। इसलिए तो इलीगल एक्शन लिया गया ना उसके ऊपर, ये इलीगल केस है करके। पता है तुझे एमटीपी क्या है? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, एज पिरामिड का मतलब है उस देश में बिफोर प्यूबर्टी कितने बच्चे हैं, उसके बाद में वहाँ पे 14 से लेके 50 साल तक कितने लोग हैं, और 50 के ऊपर कितने लोग हैं। मतलब बच्चे कितने हैं, यंग कितने हैं, और बुजुर्ग कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। अगर उस कंट्री में बच्चे बहुत ज़्यादा है, यंग से भी ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे मतलब जिनकी उम्र 12 के कम है या 10 के कम है, तो उस कंट्री का पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़ने वाला है। इस जापान में उल्टा हुआ है।
जापान में बुजुर्ग बहुत ज़्यादा है, ओल्ड पीपल बहुत ज़्यादा है और बच्चे कम है उधर। तो जापान का पॉपुलेशन आने वाले समय में और घटेगा। क्यों? ओल्ड ज़्यादा है। दैट इज एज पिरामिड। पॉपुलेशन डेंसिटी, उस एरिया में कितनी डेंसिटी है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। जैसे भारत में सबसे डेंस जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है यूपी। कौन है? यूपी। जैसे कोई स्क्वायर है वहाँ पे बहुत डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू अदर स्क्वायर। जैसे राजकमल में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इज मोर डेंस एज कम्पेयर टू राजापेट। गांधी चौक इज मोर डेंस एज कम्पेयर टू अदर कोई चौक। समझा मैंने क्या बोला? डेंसिटी कितने हैं एक बार पढ़ लो। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पिरामिड, वो हर एक के बारे में बात करेंगे आपसे। पहला बर्थ रेट है। बर्थ रेट कैलकुलेशन दिया है अपने किताब में, वो अच्छे से ध्यान में रखना। व्हाट इज बर्थ रेट? इट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ। पर कैपिटा बर्थ, जैसे उन्होंने है ना एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल सुन बेटा। एक बार ये पढ़ ले, तुझे क्या समझ में आ रहा है वो देख, फिर मैं समझाता हूँ। जब बर्थ रेट निकालना है, एक बार क्या बोल रहे देख। बर्थ रेट है वो। क्या गौरी, अच्छा नहीं लग रहा? उधर जाना है? क्या म्हटलं यांनी? हम्म। उस तालाब में लास्ट ईयर कितने लोटस थे? उस तालाब में लास्ट ईयर कितने लोटस थे? 20 थे। उसमें कितने लोटस ऐड हुए? तो पॉपुलेशन कैसे हुआ, उसका करंट पॉपुलेशन कितना हुआ? 28। बराबर है। पहले 20 थे, बाद में 8 ऐड हुए ना, 28। फिर रेशो कैसे निकाला? क्योंकि आपको रेट निकालना है। जब रेट आता है ना तो वहां पे आपको कंपेयर करना पड़ता है समय के अकॉर्डिंग या कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वहां पे बर्थ रेट कैसे आएगा? बेटा पहले कितने थे, ऐड कितने हुए? 8/20, 8 बाय, तो आपका रेट कितना निकला बर्थ रेट? ये है क्या एग्जाम्पल? टिक कर लो उसको। ये डायरेक्ट आता है एज इट इज। अब मैं आपको बोलता हूँ, 20 लोटस पहले से ही थे, 10 ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए। पहले 20 थे, 10 ऐड हो गए, कितने हो गए पूरे में? 30 हो गए। इसका रेट ये निकालो, रेशियो निकालो। 0.5। छोटे मोटे आएंगे न्यूमेरिकल। डेथ रेट, देख लो। मक्खिया है वो। क्या लिखा है बेटा वो देख, मक्खिया मत देख अभी। क्या लिखा है उधर देख। गिन रहा है क्या मक्खी कितनी है? तो
ये पर वीक का हिसाब है। सांग। हम्म। 40 झाल्या की 4 झाल्या? मक्खियाँ कितनी थी? 40। 40 में से कितने डेथ हो गई? तो रेट क्या निकला? 0.1। समझ में बेटा आपको? है क्या एग्जाम्पल? उसको भी टिक करो। क्या सर एज इट इज वैल्यू आएगा? वैल्यू चेंज करते हो, वैल्यू चेंज करेंगे, वो ध्यान में रखो। फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ वैल्यू बदलेगी वहां से। चालीस में से 10 मक्खियां मर गई, अब निकालो। 40 में से 10 मक्खियां मर गई, 0.25। 40 में से 10 मर गई, 25। ये मैंने आपको एज इट इज बोला था। ये थोड़ा गलत रेशो है एक्चुअली। किताब में रेशो लिखा है क्या? हाँ, कितना लिखा है भाई? 40-60। चलो सुनो, ये एज पिरामिड देख लो। ये डायग्राम देखो बेटा, आईएमपी करो इसको। एज पिरामिड की डायग्राम है वो। उसमें एक बार कलर देख ले। जो नीचे वाला कलर है सबसे, वो है ओनली चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन को हम बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलेंगे? बीच में जो कलर है वो है कौन सी फेज? और सबसे ऊपर जो है वो, मतलब ये बच्चे हैं, ये यंग है, ये बुजुर्ग है। पीला कलर चाइल्ड है, ये यंग है, यंग है, और ये ओल्ड है। बराबर है? तो सर इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा कि कम होगा फ्यूचर में। अब देख पहली केस देख। पहली केस में मैक्स टू मैक्स कौन है? पहले केस में मैक्स टू मैक्स कौन सा कलर है? येलो। येलो कलर मतलब कौन? येलो मतलब कौन? तो इस कंट्री में कौन ज्यादा है? आने वाले समय में इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, इसलिए क्या लिखा गया है? ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या लिखा? पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगा बेटा इसका? चिल्ड्रन ज्यादा है, तो आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोइंग रहेगा। दूसरा देख ले, यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जितने चिल्ड्रंस है उतना ही यंग है। जितना चिल्ड्रन है उतना ही यंग है, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन क्या रहेगा? स्टेबल। जितना चिल्ड्रन है उतना ही कौन है? यंग। पॉपुलेशन कैसे रहेगा? स्टेबल। तीसरे में देख ले, तीसरे में मैक्स सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है? बच्चे सबसे कम है, इसका मतलब आने वाले टाइम पे इसका पॉपुलेशन कम होगा। क्या होगा? कम होगा। इसमें इंडिया कहाँ आता? हाँ, फर्स्ट में आता। इंडिया फर्स्ट में आता। जापान, मैंने बोला इसलिए था। चीन जो है अभी स्टेबल होने में है। चीन जो है ना, अभी स्टेबल होने में है। तुझे समझ में आया व्हाट इज एज पिरामिड्स? हाँ, व्हाट इज एज पिरामिड्स? बता, बच्चे अगर ज़्यादा हो गए तो ग्रोविंग होगा। बच्चे अगर मीडियम है तो बीच में रहेंगे तो, हाँ, बच्चे बहुत कम रहेंगे तो डिक्लाइन।
अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या है, सुनो। पहले तो ये दो एग्जाम्पल टिक कर ले किताब में से, एक का नाम है पार्थेनियम, सेकंड का नाम है बनियन ट्री। टिक कर, पहले टिक कर लो इसको। कहीं दिख रहा है बेटा? हाँ, एग्जाम्पल टिक कर सिर्फ। सुन, इधर ध्यान दे। हमें निकालना है पॉपुलेशन साइज। क्या निकालना है? या फिर डेंसिटी को एन सिंबल है, याद रख। पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंबल क्या है? एन, याद रखो। क्या सिंबल है? एन। हमें क्या निकालना है? एक तो, या फिर क्या निकालना है? उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, कोई तालाब है उसमें मछलियाँ कितनी हैं, घर में मच्छर कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी। हम बोलते हैं तुम्हारे घर में बहुत मच्छर है, ये बहुत क्या हुआ? बहुत मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ। अब इसमें दो एग्जांपल है। एक तालाब है, सुन, एक तालाब है। उस तालाब में कुछ साइबेरियन क्रेन्स आए हुए हैं। कौन है साइबेरियन क्रेन्स? पंछी है, वाइट कलर के रहते हैं। उस तालाब में कौन आए हैं? आए हैं, है ना। और वो पंछी कितने हैं? लेस देन 10। लेस देन 10। मैंने पूछा तालाब में कितने पंछी, ठीक है, आए हैं, वो उनकी डेंसिटी है। उनकी डेंसिटी है बेटा। उसी तालाब में मिलियंस में, उसी तालाब में मिलियंस में कौन है? मतलब फर्क जान ले तुम। एरिया एक ही है बेटा, तालाब। उस तालाब में पंछी कितने थे? उस तालाब में क्लेमेटोमोनास कितना है? मिलियंस में है। मतलब यहाँ पे तू क्या समझ रहा है? पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी तू गिन रहा है। मिलियंस या लेस देन 10, ये दोनों क्या है? पॉपुलेशन साइज बोलो या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी बोलो। समझ में आया तुझे? क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ। जैसे बेंच पे 5 जन बैठे हैं, उधर 3 जन बैठे हैं सिर्फ, ऐसा। तो ये मैंने वैरी किया, 3 जन 5 जन, ये कौन हुआ? पॉपुलेशन साइज बोलो या डेंसिटी बोलो। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा हटके है, ये अलग है, ये अलग एग्जाम्पल है। कभी कभी पॉपुलेशन डेंसिटी जहां तुझे ऐसा लगता है कि ये गिनती नहीं हो रही है, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वजन बहुत ज़्यादा रहता है कभी कभी। तो जैसे एग्जाम्पल सुन, इधर देख, ये कुछ अलग केस है। उन्होंने बोला ये पार्थेनियम नाम की घास है, ग्रास, ये 200 है। 200 ही बोला ना? कितने पार्थेनियम है? 200 है। और उसी के एग्जैक्टली बाजू में बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है। अगर तू नंबर के हिसाब से गिनेगा, किसके हिसाब से? तो कौन ज्यादा है नंबर के हिसाब से, और कौन कम हुआ? लेकिन ऐसे केस में तुझे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ बायोमास गिना जाता है। अगर तुझे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी गिननी है तो नंबर मत गिनो, बायोमास गिनो। ऐसे केस में नंबर मत गिनो, मुझे यहाँ निकालना है पॉपुलेशन साइज। सिंपल सी बात, सुन बेटा, मुझे इनका निकालना है पॉपुलेशन साइज। अगर मैं नंबर से गिनूंगा तो ये ज़्यादा है ये कम है, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ बायोमास अप्लाई करूंगा, वजन अप्लाई करूंगा। अगर तू वेट के हिसाब से बात करेगा, बायोमास के हिसाब से बात करेगा, तो किसका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है? अगर मैं वजन के हिसाब से कंपेयर करूँ, नॉट द नंबर, तो मैं किसका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा मानूँ? इसका वजन ज़्यादा है, इसका बायोमास ज़्यादा है। समझ में आया? तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं नंबर के भी हिसाब से और कभी कभी बायोमास के हिसाब से। समझा मैंने क्या बोला?
पॉपुलेशन डेंसिटी तुझे डिजाइन करना पड़ेगा दो हिसाब से, एक तो नंबर के हिसाब से या फिर बायोमास के हिसाब से। ये एग्जांपल काय का है? बायोमास का है, टिक कर लो। ये दोनों का एग्जांपल बायोमास का है। ये बेस्ट एग्जांपल है। और ये देख ले, पहले ये टिक कर, पहले ये टिक कर, ये टिक कर पहले, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी टिक कर। टिक कर बेटा, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी टिक कर। है क्या लिखा कहीं कि नहीं है? नहीं है। थोड़ा आगे पीछे होगा, पेज टर्न कर ले, उधर देख कहीं हो तो। हाँ है ना? कौन सा पेज नंबर है? 192। 192 पे कहाँ है? सबसे लास्ट में देखना भाई, लास्ट पैराग्राफ देखना भाई। हाँ नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, ध्यान दे इधर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? तुम गिन सकते हो। लेकिन मैंने ऐसे पूछा, तुम्हारे घर में कितने मच्छर है? तुम गिन सकते हो? कोई बताएगा तुम्हारे घर में कितने मच्छर है गिन के? एक अंदाजा लगा सकते हो, प्रिडिक्शन कितने मच्छर है? तुम्हारे घर में चूहे कितने हैं? तुम गिन सकते हो कभी? कि भाई कभी होता है कि एक ही चूहा 10 बार दिखता है, तुम 10 बार गिन रहे हो उसको? बता रहे मेरे घर में 10 चूहे हैं। अरे भाई एक ही था, वो घूम रहा था इधर उधर। काउंटिंग में समस्या आती है। सम टाइम द प्रॉब्लम इन काउंटिंग। अब एक तालाब में कितनी मछलियां हैं गिन नहीं सकते हम, कि वही काम बचा हुआ है। घर में कितने मच्छर है गिन नहीं सकते हम। तो बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ मैं क्या है मच्छर गिनने का। फॉरेन में लोग, वो क्या रहता है मच्छर मारने को, क्या रहते हैं? हाँ, उसको बैट बोलते हैं। तो ये क्या है फिर? इसको बैट बोलते हैं, मॉस्किटो बैट। उसको टेनिस खेलते ना उससे तो। मजाक कर रहा हूँ, ध्यान दो इधर। उसमें रहता है छोटा सा करंट, बराबर है? एक काम करना, एक काम करना, हॉल में बैठे हो ना, एक काम करना, थोड़ा घुमाना हो मैट एक बार। एक बार घुमाने के बाद गिनना कितने मच्छर मरे। 10 मच्छर मरे। कितने मच्छर? 10। सेकंड टाइम बैट घुमाना, लगभग मर गए 12 मच्छर। तुम मरे हुए मच्छर गिन सकते हो। तीसरी बैट घुमाना, उसमें मर गए लगभग 8 मच्छर। तो बता पहले में कितने मर गए, दूसरे में, तीसरे में, इसका एवरेज निकाल। गिनना नहीं है, सम नहीं करना तुझे, मैंने बोला एवरेज निकाल। इसका एवरेज निकाला हम 10। कितना एवरेज है? कितना है? 10। इसका मतलब 10 एक एवरेज निकला। हॉल का जो साइज है वो गिनना, कितना कितना स्क्वायर फीट हॉल है, इनटू वो करना जो मच्छर तूने गिने हैं, उतने मच्छर है तुम्हारे घर में। समझा मैंने क्या बोला? तूने कितने मच्छर मेरे एवरेज निकाला, हॉल कितने स्क्वायर फीट का है? 500 है, 1000 है, 150 है, कितना है?
तो जितना भी स्क्वायर फुट का हॉल है इंटू 10, इसको बोलते हैं कौन सा डेंसिटी? मतलब जहां पे एक्यूरेट आंसर नहीं निकलता, ऐसे आंसर निकाला जाता है। सेम कहानी है मछलियों के बारे में। उस तालाब में कितनी मछलियां है? इधर छतरी तालाब है, उसमें कितनी मछलियां है? गिना है कभी? नहीं। तो कैसे करना, सुन। उस तालाब में कितनी मछलियां हो सकती है? तो पहला जाल फेंक, उस जाल में कितनी मछलियां आ रही है? उसमें आगे 10 मछलियां। दूसरा जाल फेंका, कितनी मछलियां आई? वही 12 मछलियां आई। तीसरा जाल फेंका, कितनी मछलियां आई? 8 मछलियां आई। मतलब हर बार कितनी मछलियां आ रही है? 8, 10, 12। बन गया एवरेज। और वो तालाब की साइज कितनी है वो एक बार गिनना, आपको क्या मिल जाएगा? समझ रहा बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ। तो हर बार तू कितनी मछलियां ट्रैप कर रहा है उससे भी एक अंदाजा लग जाता है। हाँ, तूने जाल फेंका, एक ही मछली आई। इतना बड़ा जाल फेंका, एक ही मछली आई। दूसरे से मछली ही नहीं आई। तीसरे इसमें 2 मछली आई, इसका मतलब तालाब में मछलियां कम है। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तूने जाल फेंका, एक ही इसमें 100 मछली आई, दूसरे में 150 मछली आई, तीसरों में एक से 30 मछली आई, 130। इसका मतलब तालाब में मछलियां ज्यादा है। ये हो गया पहली चीज। दूसरी समझ, उस जंगल में कितने शेर है कैसा पता चल जाता? कितने शेर है उसके लिए 2 चीजें होती है। आज तो कैमरा लगे हुए हैं, है ना, ट्रैपिंग कैमरा लगे हुए हैं जंगल में, तो उससे एक फॉरेस्ट को पता चल जाता है कि इतने शेर हो सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि उसका जो फुटप्रिंट है, मतलब पंजा, शेर का पंजा, वो देखा जाता है। पंजे अलग अलग होते हैं उनके। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे हम बोलेंगे इसको पग मार्क्स। क्या बोलेंगे? हाँ, उसका पंजा, शेर का पंजा नजर आता है। और दूसरा होता है उसका फीकल मैटर, फीकल पैलेट्स। हर शेर का वो चीज़ अलग अलग होता है। फीकल चीज़ जो होता है ना, फीकल मैटर, ये अलग अलग होता है। तो इससे पता चलेगा कितने शेर है जंगल में। जैसे मेलघाट वाले बोलते हैं कि मेलघाट में इतने इतने शेर हैं, ताड़वा वाले बोलते हैं कि इतने शेर हैं। कैसे बोलते होंगे वो? इसी अंदाज से। हाँ, ये भी एक अंदाज होता है, प्रिडिक्शन होता है ये। ओके, आपको समझ में आया ये क्या था? क्या था बेटा ये? पॉपुलेशन डेंसिटी था। कौन था? या पॉपुलेशन साइज था, डिनोटेड बाय एन। तो आप कैसे गिन सकते हैं डेंसिटी को? एक और, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। पता है ना क्या बोला था मैंने इसमें? ये एग्जांपल था मछलियों का। ओके, ये आपका नया टॉपिक, ये थोड़ा अलग है। नाम क्या है इसका? प्रेजेंट हो गया आपकी। इसको मैं कल डिस्कस नहीं करूँगा। कल का सुनो ज़रा।